नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा का चुनाव है और सत्ता के लिए राजनीतिक दलों का बड़ा दांव है। बीजेपी जहां भ्रष्टाचार के साथ 2047 तक विकसित भारत और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। किसी के दावे हैं तो किसी की गारंटी। अब जनता को तय करना है कि वो किसे सत्ता का स्वाद चखाएगी। लेकिन चुनाव का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तंज कसा है। नड्डा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए पूछा कि कांग्रेस के झंडे गायब क्यों हो रहे हैं। नड्डा ने कहा, यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। अब ऐसे में एक तरफ जनता के बीच जाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना कहां तक उचित है, इस बयान के क्या मायने हैं और इसका आगामी चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा की रणभेरी सज चुकी है। देश के तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। एनडीए 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस भी न्याय पत्र के साथ ताल ठोक रही है। लेकिन भाजपा ने एक बार फिर से तुष्टीकरण और धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से करते हुए देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की माने तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में इन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया था जो संसद से पारित नहीं हो पाया था, लेकिन इससे कांग्रेस की मंशा सामने आ गई थी। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश की जनता ने कांग्रेस को माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चुनाव के दौरान कांग्रेस की रैलियों में भाजपा से अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्हीं के पलटवार में तुष्टीकरण और मुस्लिम आरक्षण को लेकर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस ने समाज को बांटने का प्रयास किया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। घोषणा पत्र में आरक्षण का जो जिक्र है, कांग्रेस उस पर अपना रुख स्पष्ट करे। इन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में भाजपा को एक बड़ा राजनीतिक अवसर दे दिया है, जिसे बार बार उठाकर भाजपा के आला नेता एक तरफ जहां अपने कैडर बहुसंख्यक वोट बैंक को मजबूती से पार्टी के साथ बनाए रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे के सहारे युवा मतदाताओं, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी कांग्रेस के इतिहास और उसकी मंशा को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए कहा कि 10 साल सरकार चलाने के बाद जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो 10 साल बाद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बजाय वे हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। ये सच है कि पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं। आरएसएस के सर्वे में दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस का न्याय पत्र दिखाता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। विरोधी भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण वाला घोषणा पत्र है। जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं।
ये सच है कि वो घबराए हुए हैं, ये सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, ये सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है। विरोधियों को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, ये एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए। अब 24 का दंगल है और राजनीतिक दलों के धुरंधर पूरी ताकत के साथ दो हाथ के लिए तैयार है, लेकिन जनता इस दंगल में किसका करेगी मंगल, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। चलिए, तो नड्डा का बयान है न्याय पत्र पर घमासान है और बात मुस्लिम लीग पर भी चली आई है। अब मुस्लिम लीग की जहां तक बात होगी आज के वक्त पर, तो पुराने इतिहास को हम कैसे सामने नहीं लाएंगे। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के समय में किस पर बात होने की जरूरत है, किस पर बात करने की जरूरत है। आज के मुद्दे, आज यदि देश में ये कहा जाता है कि सब एक हैं, मुझे लगता है मुस्लिम लीग, इसका आरक्षण, उसका आरक्षण, ये बात होनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, यदि ये बात आज भी आ रही है तो फिर मुझे लगता है ये बातें जो होती थी जातिगत समीकरणों का, हर जातियों को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब इस तरह की चीजें होती थी और एक कहते हैं ना कि जातिगत समीकरणों को साधने की जहां तक बात होती थी, तो मुझे लगता है ये तमाम वो बातें हैं जो आज कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं कि या तो बोलते नहीं, और आप यदि बोल रहे हैं तो फिर इसके क्या मायने हैं आज के समय में भी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में पूर्व मंत्री हैं कोंडरू पुष्पलीला, उनका भी मैं स्वागत करती हूं, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत पटेल जी। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे एहतेशाम उल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र प्रताप सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी आपसे। हालांकि कांग्रेस जुड़ी नहीं है, उनसे बात करनी थी, पर जैसे ही जुड़ेंगे उनसे सवाल लूंगी। शुरुआत आपसे कर रही हूं, एक बहुत छोटा सा सवाल। कांग्रेस ने कहा कि जो सर्वे है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, उसमें आप 180 पर अटके हैं और वो ग्राफ गिरता जा रहा है। ठीक है, ये कांग्रेस का मत है, हो सकता है, लेकिन आज ये बात जो जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा कि मुस्लिम लीग को लेकर जो बातें उन्होंने उठाई हैं, तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जो बातें उठाई हैं, वो कहां तक सही है? ऐसी कौन सी बात आ गई है जिसको लेकर इस वक्त पे इतना ज्यादा अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, मुस्लिम्स, ये सारी बातें हमें करनी पड़ रही हैं? देखिए, हमारी लीडरशिप ने जो बातें रखी हैं कांग्रेस की घोषणा पत्र पे, वो 100% सही है। क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ के तो आपको लगेगा कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उनको खुश करने के लिए, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। और जो चीज ये बरसों तक नहीं कर पाए, 60-65 साल तक नहीं कर पाए, उनको इन्होंने इसमें लिखा है। कहते हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, पहले क्यों नहीं दी? पहले कोशिश भी नहीं की, अब कहते हैं हम गारंटी देंगे। कहते 1 लाख रुपए हम हर हाउस होल्ड को देंगे। भाई, अभी भी तो आपकी सरकार है कई स्टेट्स में, वहां पे करके दिखा दो, तेलंगाना में करके दिखा दो, हिमाचल में करके दिखा दो, किसी दूसरी स्टेट में करके दिखा दो, और फिर आप शो करो कि हाँ हम कर सकते हैं, कर्नाटक में करके दिखा दो। लेकिन नहीं, तो ये मैक्सिमम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत बच्चा, तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव है कि इस तरीके से डिवाइड करो, समाज को तोड़ो, समाज को वर्गीकरण करो कि समाज में विघटन, पहले समाज इकट्ठा होके तालीम के हिसाब से आगे ना बढ़े और विकसित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, आपस में लड़ता रहे, आगे बढ़ने के लिए कोशिश ना करे। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है या फिर उनका न्याय पत्र है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा है, नेगेटिविटी का पुलिंदा है, नकारात्मक का पुलिंदा है, और इसीलिए उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी जो है इवेंट क्रिएट कर रहे हैं और इवेंट बनाकर उसको चल रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया है, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ लगभग हर एक व्यक्ति सहमत है कि जो मोदी जी कह रहे हैं वही भावना इनके घोषणा पत्र से निकल रही है, कोई सकारात्मकता नहीं निकल रही है। ठीक है, खेमचंद जी, कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आज मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा 1942 में जब मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और सारा देश सड़कों पर था।
करो या मरो का नारा था। ऐसे वक्त में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में नरेंद्र मोदी के पुरखे सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि वो सिर्फ सरकार नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर ये भी सलाह दे रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाया जा सके। ये ना आपके सगे हैं और ना हमारे सगे हैं और ना ही भारत माता के सगे हैं। अब ये बात इसलिए मैंने अभी यहाँ पर रखी और कांग्रेस के स्टेटमेंट को इसलिए यहाँ पर रखा क्योंकि ये बात आज निकली और बात जब मुस्लिम लीग की आई और इतिहास में हम चले गए तो बहुत सारी चीजें वहां से फिर निकल कर आई। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे पहले तो ये लोग कमेंट करने लायक नहीं है। वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसमें परमिट सिस्टम था। जिस तरीके से हमें वीजा लेना पड़ता है दूसरे देशों में जाने के लिए, वैसे ही हमें सॉर्ट ऑफ वीजा लेना पड़ता था माँ वैष्णो देवी में जाने के लिए। हमें वीजा लेना पड़ता था अपने अमरनाथ की गुफा में जाने के लिए, वीजा लेना पड़ता था हमें जम्मू जाने के लिए, वीजा लेना पड़ता था हमें कश्मीर और लद्दाख जाने के लिए। उसको यदि हटाया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हटाया। आप कहते हैं मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, तो उस समय उन्होंने थोड़ी एक्सेप्ट किया। डिवीजन की बात कब उठी? उनके बाद उठी। और अगर इतने खराब थे तो आपने अपनी सरकार में उनको मंत्री क्यों बनाया? ये सिर्फ और सिर्फ हौसला है, महापुरुषों को डिफेम करने की कोशिश है। ये जानते हैं उनकी ये ईडी की धूल के बराबर नहीं है जितना कंट्रीब्यूशन शामिल, और उनसे ये द्वेष रखते थे इसलिए उन्होंने जेल में मरवा दिया। सब जानते हैं कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जेल में मरवाया। उनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, पूरे देश में एक हवा थी, पूरे देश में एक माहौल बनाया उन्होंने कि इतने बड़े राज्य को जो परमिट सिस्टम है उसको खत्म करवाया, उसके लिए सादत दी। और आज आप उन पे आरोप लगाते हो, धिक्कार है आपकी राजनीति पे। इसी को तो नकारात्मकता कहते हैं, इसी को तो नेगेटिविटी कहते हैं। इसीलिए लोग आपके साथ नहीं है। जब तक आप सकारात्मक बात नहीं करोगे तब तक आपका कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, कोंडूरू पुष्पलीला जी मेरे साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। चलिए, अब हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। रमाकांत पटेल जी, 2-3 बातें निकल कर आई हैं। देखिए, आरोप तो तुष्टीकरण की राजनीति के सिर्फ कांग्रेस नहीं पूरे इंडिया गठबंधन पर लगाए गए हैं। बहुत स्पष्ट रूप से पीएम मोदी ने भी कहा, जेपी नड्डा ने भी कहा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति कब से चली आ रही है? मुझे लगता है आज कांग्रेस ने ये जिस तरीके से कहा, क्योंकि आप गठबंधन में, इसलिए उस बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जो वो अपना न्याय पत्र लाए हैं, जनता के बीच जाकर उन सुझाव को लेकर आए हैं। मुझे समझ में एक बात नहीं आती, ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट आ गया जिसकी वजह से आज हिंदू मुस्लिम के बीच में फिर हम चले जा रहे हैं? बमुश्किल वहां से हटते हटते आए, आज मुद्दों पर बात होना शुरू हुई थी, फिर वो मुस्लिम लीग बीच में आ गई। मुझे लगता है क्या हमेशा किसी एक वर्ग को लेकर बातचीत करना उचित है? देखिए राखी जी, दूसरा नंबर पे मैं स्क्रीन। हाँ राखी जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और मैं जहाँ तक समझता हूँ, अभी भाजपा प्रवक्ता कांग्रेस के वचन पत्र पे टिप्पणी कर रहे थे, बोले एमएसपी की गारंटी। अरे भाई, अगर किसानों को फसलों का दाम मिल रहा है तो इनको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इनको? इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए हर घर में देने की बात, क्या दिक्कत है भाजपाइयों को? भाजपाइयों के खेत का चना बोझ बेच करके थोड़ी देंगे? क्या दिक्कत है? जरा मैंने आपको बड़े अच्छे से सुना है, जरा सभ्यता का परिचय दीजिए और सुन लीजिए। तो भाजपाइयों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत आप लोगों को है, आपने किया। खेमचंद जी, बोलने नहीं दूंगा यदि इस प्रकार से करेंगे तो। जरा सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, जरा सुन लीजिए धैर्य के साथ में। और मेरा ये सुन लीजिए, रिक्वेस्ट होता है कि सुन लीजिए, सब लोग अपनी बात रख लीजिए प्लीज। ये भाजपाई बतलाएंगे, बंगारू जनता पार्टी बतलाएगी, ये बतलाएंगे जो ऑन कैमरा देश के रक्षा सौदे में रिश्वत लेते पकड़े गए, ये बतलाएंगे हमको, ये बतलाएंगे। इनसे पूछने की जरूरत नहीं। कौन था दिलीप सिंह जुदेव? कौन था दिलीप सिंह जुदेव? अरे दिलीप सिंह जुदेव का नाम जानते हो क्या? कौन था जिसका बयान था, जो कहता था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा खुदा से कम भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे ना दिलीप सिंह जुदेव। दिलीप सिंह जुदेव, अभी जरा सुन लीजिए, मैं चुपचाप आपके बीच में बात पूरी नहीं आ पाएगी, जरा सुन लीजिए। मैं अभी पर्दा खोलना चालू करूंगा, फिर देखते सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। बोलिएगा तो 1 मिनट उन्हें बोलने दीजिए ना। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर रहे हैं, बंगाल में गवर्नर रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को पत्र लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, आइए और इसको कुचलिए, इस आंदोलन को खत्म करिए। कौन नहीं जानता? ये सब तो जानते हैं। तो धैर्य से जरा सुन लीजिए।
अब भाजपाई बतलाएंगे कि इनके घोषणा पत्र में क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। गड़बड़ी बतलाए, बोले कि किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। ये भाजपा के कैरेक्टर में ही नहीं है कि कभी किसानों को उनकी फसलों का दाम मिले। अरे 750 से ज़्यादा किसान अपनी आवाज़ उठाते उठाते मर गए, शहीद हो गए। किसकी वजह से हुए? इसी भाजपा की वजह से, इसी प्रधानमंत्री जी की वजह से। तो इनको ना तो किसानों की फिक्र है, ना तो इनको बेरोजगारों की फिक्र है, ना तो इनको महिलाओं की फिक्र है। इनको अपने सांसदों को बचाना है। इनका एक सांसद का बेटा, गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री का बेटा गाड़ी चला करके 4 किसानों को कुचल देता है, मार देता है। वो आज भी मंत्री है, आज भी मंत्री है। देश की महिला पहलवानें जो दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करती हैं, उनके साथ जिस प्रकार से शोषण का काम किया, इनका नेता आज भी जेल नहीं गया, मंत्री है, आज भी सांसद है। तो ये बतलाएंगे कि देश का भला कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ईडी और सीबीआई के माध्यम से जबरन वसूली करने वाले लोग बतलाएंगे, काम करने वाली सरकारों को तोड़ने वाले लोग बतलाएंगे कि कौन सरकार अच्छी चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा। किसी के ऊपर एक नए पैसे का आरोप साबित नहीं कर पाए, 2-2 साल में जबरन तानाशाही के दम पे जेल में डालने का काम करते हैं। ये बतलाएंगे। इनसे थोड़ी सीखना है हमको कि कैसा घोषणा पत्र होगा, कैसा जो है हमारा घोषणा पत्र होगा। ये भाजपा वालों से सीखने की जरूरत नहीं है। ये भाजपाइयों का ही तो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था। क्या था ये कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, महंगाई खत्म करेंगे। किसने किया था? कौन है? नरेंद्र मोदी। इन्होंने कहा था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल हो गया 100 के पार, सो रही है मोदी सरकार, लूट रही है मोदी सरकार। इन्होंने कहा था कि महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो इनके मंत्री महिलाओं का शोषण करते हैं और ये सो रही है मोदी सरकार, उनको बचाने में लगी है मोदी सरकार। ठीक है रमाकांत जी, वापस आऊंगी। कोंडूरू पुष्पलीला जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच गई मैम। हाँ, कोंडूरू पुष्पलीला जी, जो न्याय पत्र है आपका, और मुझे लगता है उस पर जो सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनका ये कहना है मुस्लिम लीग का ये घोषणा पत्र है, तुष्टीकरण का ये घोषणा पत्र है। और इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पष्ट आपसे भी ये करना है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा जब आप जुड़ी नहीं थी कि आप इनके घोषणा पत्र को देखिए, पूरा ऐसा लगता है कि कट्टरपंथी जो होते हैं उनके लिए आपने तमाम चीजें बनाई हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं, कांग्रेस ये कहती आई है कि वो जनता के बीच जाकर उनके पॉइंट्स को लेकर आई है, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई है, न जाने क्यों इस न्याय पत्र से ऐसी कोई चीज निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या दिख गया है जो सीधे सीधे बात मुस्लिम लीग पर आ रही है, तुष्टीकरण पर चली आ रही है? जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है ना, कांग्रेस की पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के ऊपर नजर है, वो बाकी का काम उन्हें कुछ नहीं कर रहा है। अभी तक ईडी का केसेस ये सब करके गोदी मीडिया रख लेके जो डेमोक्रेसी सिस्टम को किल कर दिया है। अभी तक अगर आवाज कोई उठाना वाला है तो उसका जो भी टिप्पणी रहती है उनकी मन के हिसाब से उसको मोड़ करके जो पब्लिक में वो अलग से रूप में बेचना चाह रहे वो लोग वोट के लिए। अभी तो लगातार हम तो सीधी सवाल है, बीजेपी सरकार अभी तक थी 10 साल में, अभी भाई ने इससे पहले बात किया था, बहुत अच्छा बात किया था, मैं उसका शाबाशी करूंगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी सिस्टम में जो भी अभी 10 साल में हम लोग को खो गया है, पूरा जो संविधान को बचाना भी अभी जरूरत हो गया है। जब मोदी सरकार ने जो पब्लिक का व्यवस्था में कुछ किया ही नहीं, जो बोला वो किया ही नहीं। अभी जो हो रहा है हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारा मैनिफेस्टो से लेके जो भी इश्यूज है उनको गलती दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने सारा गलतियां कर दिया है, अब बचने का कुछ उम्मीद ही नहीं है। तो इसके लिए उनको सबके ऊपर छोड़ के, सबके ऊपर केसेस डाल के खत्म हो गया। अभी लास्ट इसका भी लास्ट कोशिश कर रहा है हमारा पार्टी के ऊपर। अरे अभी जो बीजेपी पार्टी का माइनॉरिटी का वोट नहीं गिरा क्या, मुसलमाना वोट नहीं डाले क्या, अदर का रिलीजन वाला नहीं डाले क्या, सिर्फ हिंदुओं का वोट, राम का मंदिर का वोट, जो उसके बारे में उन लोग प्रचार करके पब्लिसिटी करके
अभी जो इलेक्शन में जा रहे हैं, छी छी बोलती हूँ मैं तो, कि पब्लिक के लेके पब्लिक का इशू सॉल्व करना, प्रधानमंत्री जो वादा किया था वो पूरा नहीं किए। हमें भगवान को भी इलेक्शन में लगा दे के झूठे वादे को नहीं, अब सच में बोलने के लिए हर रोज एक बहरूपिया बोलते हैं ना, वो बहरूपिया का जैसा ड्रेसेस डाल देना, हर जगह पे जाना, एक जो बात कहे ना, मन की बात तन की बात। यहाँ पर देश की दुस्थिति देखो, आर्थिक व्यवस्था पूरा जीरो हो गया। आज महिलाओं का रक्षण नहीं है, आज जो है ना फार्मर्स के रक्षण नहीं है। क्या हो गया? अभी तो प्रधानमंत्री यूं गए 15 दिन इधर 15 दिन विदेश। जब इतना विदेशी टूर जा रहा था प्रधानमंत्री होते हुए, इससे पहले सुषमा जी थी पिछले सरकार में, वो विदेशांग मंत्री थी, उनको तो कभी लेके ही नहीं गए थे उन्होंने, इन्हें पूरा टूर्स करते थे। अब कहाँ भी जाना है, अफगानिस्तान से लेके पूरा अरब कंट्रीज पूरा ही नहीं जाता है फिर, मगर वहां पर दोस्तानी निभाता है। इधर आके इंडिया में आके मुसलमानों के बारे में, हम जो सेक्युलर का वाद है, हम पब्लिक में रहने वाला है, हम डेमोक्रेसी में सिस्टम को सच में लेके जाना वाला है, गरीब जनता के लिए काम करने वाला हमारा सरकार। इससे पहले हम काम किए थे, आज भी हमारा कांग्रेस पार्टी को चाह रहे पब्लिक। राहुल जी ने जब दुनिया से सब लोगों से मिलने का, कश्मीर से लेके उन्होंने अभी चलने का मोह शुरू कर दिया, अभी न्याय का भी जो न रक्षा करने के लिए हर चीज में न्याय व्यवस्था को भी पूरी कर दिया ये लोगों ने। तो इसके बारे में हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस कर रहे, तो इनको डर हो गया। उससे बदले में क्या करना चाह रहे, अभी कम तो टाइम हो गया, उनको तो बचने का उम्मीद ही नहीं है, ईवीएम को निकालने का उनको तो हो रहा ही नहीं है। तो जो ईवीएम पूरा आना था उसमें भी कम ईवीएम लेके आ जाता है। कभी भी देखो, इसमें इलेक्शन कमीशन को जाके पूछने का भी हमारा जो अपोजिशन लीडर्स वो राइट भी नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन को वो मैनेज कर ले रहा है, ईडी को मैनेज कर रहा है, न्याय व्यवस्था को मैनेज कर दिया है। अभी मोदी भगवान बना दिया हमको, अभी राम भी भगवान नहीं है। अब राम का मंदिर में इनको बिठाना था। अब भजन पार्टी में डेमोक्रेसी तो किल करके हम लोग पूरा भजन करते जाना। ये रामायण महाभारत के इतने कैरेक्टर्स है, अगली बार अगर इसको जिताएंगे ना, पूरा नेक्स्ट टाइम अपन का इंडिया नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा। मोदी बोलते हुए पूरा ब्रिटिश वाले से हम लोग ऑल पूरा रिलीजन वाले लड़के हम लोग इंडिपेंडेंस लाए थे, ठीक है, चलिए उससे भी खट्टर हो गया। कुंडरू पुष्पलीला जी, चलिए मैं रोकूंगी मैम, वापस आती हूँ आपके पास। एहतेशामुल हक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी राखी जी, मैं दीदी जो हमारी कुंडरू पुष्पलीला जी बोल रही हैं, मैं उनके बात से बहुत ही समर्थ करता हूं उनको बात को। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से जो अभी एक्सप्लेन किए हैं, मतलब ये बहुत ही खलबलाहट में मची हुई है भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो जो अभी जारी किया है, हमें समझ में नहीं आता है कि इससे अच्छा उन्होंने क्या दे दिया है कि नाम, कि ये समझ लिए कि मुस्लिम लीग से जोड़ दिया है। अरे एक इतनी बड़ी कांग्रेस, एक पुरानी इतनी बड़ी पार्टी है जिसने कांग्रेस भारत को सब कुछ दिया है। मैं देखिए टीएमसी का प्रवक्ता हूं, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस के बारे में मैं बोलना इसलिए चाह रहा हूं कि आज सुई से लेके धागा से लेकर के हर चीज कांग्रेस ने दिया है। और आज पिछले 10 साल से भाजपा संपूर्ण भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है राम के नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं, राम के नाम में वोट मांगते हैं, और काम के नाम पे वो वोट नहीं मांगते हैं। हमें तो काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। राम तो मंदिर में रहने की चीज है, राम के नाम में तो हम आस्था का बात है, राम के नाम में मैं वोट क्यों मांगूंगा? ये सारी राजनीतिक हिंदुत्व के आधार पर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये देश को समझ लिए कि बर्बाद करना चाहती है। और कांग्रेस जितनी भी विपक्षी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एलिगेशन लगा करके वो जिस तरह से इनके 3 बड़े भाई है, इस इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई बीजेपी के 3 बड़े भाई है, इनको डरा करके धमका करके ये जो है अपने बस में करने मांगते हैं। और तमाम नेताओं को ये अपने चाहते हैं कि ये हम बीजेपी
में हम इसको ले आए ताकि क्या है कि इनके तमाम जितनी भी गुनाह है धुल जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति वो दूसरे को बोलने के तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम समझते हैं कि देखिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल की बातें कर रही है, ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत डालने की बातें कर रहे हैं। ये देश जो हम लोग अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़े थे, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, SC, ST, OBC तमाम लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़े हैं और आज जाके हमारा देश आजाद हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर जो परिस्थिति देख रहे हैं कि 75 साल के बाद में लगता है गुलामी की ओर बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं गुलामी की तरफ जा रहा है। और 2024 में ये जो आपके अभी नया एक स्लोगन दिए हैं कि आपकी बार 400 के पार, तो हम समझते हैं जनता इस बार बहुत जागरूक है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि किसी भी कीमत पर ये भारतीय जनता पार्टी जैसा जुमलाबाज पार्टी जो समझ लिए सिर्फ जुमले पर जुमला करते हैं, यार भी इंसान इस तरह का भूल नहीं करेंगे। और तीसरी बार जो है मोदी का जिस तरह से रेत में जैसा सपना घर बनाने का काबिल होता है, उसी के तरह अभी ये जो बड़े बड़े बात कर रहे हैं कि अब की बात 400 का बात, तो इनका सपना धराशायी की तरह ढह जाएगा। और वो हम समझते हैं कि आने वाले दिन में 100+ भी वो पार नहीं कर सकेंगे जो परिस्थिति है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी ना गरीबों का है, ना समझ लिए युवाओं का है, ना महिला का है, किसी चीज का नहीं है। आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, प्रधानमंत्री जी बोल लेते हैं महिला के बारे में। आज इतना दिन से मणिपुर जल रहा था, हमारे जो बहन हमारे निवस्त्र घूम रही थी, उस पर मोदी जी को क्या चुप्पी तोड़ नहीं सकते थे? वो क्या आज तक पूरे 10 साल का कार्यकाल में एक बार भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? तो ये कहीं ना कहीं समझ लिए हम हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग, सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट में हर एक जगह वोट जा रहा है। और 2024 में किसी भी कीमत में भारतीय जैसे जुमलाबाज पार्टी, ठगबाज पार्टी हमें बोलने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ये झूठ पर झूठ, जिस तरह से इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहे थे कि 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मैं दूंगा हर एक साल में, तो ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। और ये जो इनका मैनिफेस्टो आया है, मैं इस मैनिफेस्टो का मैं स्वागत करता हूं। ये लोगों के हित में है, ये देश के आम नागरिक के हित में है। मैं ऐसे मैनिफेस्टो का स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए रविंद्र प्रताप जी, मैंने एक सवाल शुरुआत में किया था भारतीय जनता पार्टी से, मैंने कांग्रेस से भी पूछा। मुझे आज एक बात समझ नहीं आ रही। देखिए मुद्दे हैं, आते रहते हैं, बयान हैं, आते रहते हैं। जब तक ये इलेक्शन नहीं होगा ये तो चीज़ें आती ही रहेंगी। हमारा फर्ज भी होता है कि हम मुद्दों को लेके एक ऐसी विषय पर बात करें जो वाकई में कहीं ना कहीं सार्थक होके निकले। अब आती है बात मुस्लिम लीग की, तुष्टीकरण की, पुराने इतिहास में चले जाएं, किसने क्या किया सब कुछ पता है। इस राजनीति को शुरू से अभी तक उठा के देखें तो सबने अपने अपने हित के लिए जहां जिसको जिसके साथ की जरूरत पड़ी उसने किया है, ठीक है। आज वर्तमान में यदि मैं देख रही हूं तो यदि वाकई मुद्दों पे बात करने की जरूरत है, या किसी के घोषणा पत्र में यदि मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, या भारतीय जनता पार्टी अपने विजन के साथ है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करती है, विकसित भारत बनाने की बात करती है, तो हम उसी पर क्यों नहीं हैं? क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स हिंदू मुस्लिम? मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इस इलेक्शन के लिए हिंदू मुस्लिम पर बात करना जरूरी है, मगर हो रही है चर्चा क्योंकि अननेसेसरली वो चीजों को लाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल को साहसिक पत्रकारिता करने के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। अब आती है बात, ऐसी बात क्यों की जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कोई छोटे स्तर का नेता करता तो बात की थी। उसका कारण है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी कुछ भी डिलीवर कर नहीं पाए हैं जुमलों के सिवा। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सब कुछ केवल जुमले तक सीमित है, इससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो उनके पास मुद्दे ही नहीं है। अब समस्या कहां से आ गई? मुस्लिम लीग और देश के बंटवारे की इसलिए आ गई कि सर्वप्रथम तो मुस्लिम लीग से भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार है। दूसरा, मोदी जी की जो राजनीतिक विरासत है वह उन्माद से मिली हुई है। जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो गुजरात में उन्माद फैलता है, फिर जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, फिर
कर्नाटक जैसे प्रदेश में 2 साल तक उन्होंने उन्माद फैलाया, लेकिन परिणाम मिला है। अब रही मुस्लिम लीग की बात, तो मुस्लिम लीग से इनके बहुत निकट संबंध रहे हैं 3 सूबों में, सूबा सरहद, सिंध और बंगाल में इनकी सरकारें रही हैं। बंगाल की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी शामिल थे, और जो उस समय प्रधानमंत्री, आज के हिसाब से मुख्यमंत्री फजलुल हक, वो पाकिस्तान का संस्थापक था, और पाकिस्तान जब बटा तो वहां का गृह मंत्री बना। तो बहुत निकट संबंध है इनके पाकिस्तान से और वहां के, क्योंकि जब आडवाणी जी भी जाते हैं पाकिस्तान तो जिन्ना जी की मजार पे जाते हैं। तो ऐसी बातें इसलिए उठाएंगे क्योंकि जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं उस पर कुछ भी बोलने के लिए इनके पास में नहीं है। अगर थोड़ा सा फिगर में ही चले जाएं तो कुछ भी नहीं मिलता है। गरीबी में हम 65वें नंबर के देश हो गए। जीडीपी 179 देशों में हमारी 120 नंबर की जीडीपी, और बताते हैं 5वें नंबर के हम अर्थव्यवस्था हो गई है। जब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे इतना बुरा हाल है कि हमारा जीडीपी 120वां है और एक व्यक्ति की आय 14,666 रुपए है, तो तीसरे नंबर पे करेंगे तो और क्या बुरा हाल होगा। तो आगे आ जाइए। जब ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो पूरे विश्व में हमको सांप्रदायिक स्थितियों पे वॉच लिस्ट में रखा गया है। अगर सांप्रदायिक 10 साल में अगर सांप्रदायिक नहीं रहे होते तो हमको वॉच लिस्ट में नहीं रखा जाता। फिर अगर इनका देखें तो हम सबसे बड़े विश्व के कर्जदार देश हो गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 624 अरब डॉलर का कर्ज था हमारे ऊपर में। आयात निर्यात का घाटा 264 अरब रुपए था। मतलब 10 साल में कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। और उसमें भी एक देश का, जो मोदी जी का प्रिय देश है, उससे 100 अरब डॉलर का था, चाइना का। तो मतलब अगर चाइना आज हमको सप्लाई करना बंद कर दे तो हमारे वहां जो इन्फ्लेशन रेट है वो जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई टाई अप है चाइना से। और रुपए की हालत देख लीजिए तो 84 रुपया हो गया है। तो इनका असर जो आप कहती है ना, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीजें पड़ेगा। इसके साथ ही जब एसबीआई का इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला समझ में आता है तो निश्चित रूप से अगर कोई हमको दाम देगा तो कहीं ना कहीं से कवर करेगा। जो कवर करेगा वो जनता से ही जा रहा है। इन मुद्दों पे वो नहीं बोल सकते हैं। तो उनके पास वही मुद्दे हैं जिससे गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसी पे मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे, फिर भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो गुजरात के दंगों से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक केवल उन्माद पे, शमशान पे, कब्रिस्तान पे, फिर अपनी जाति बता के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाति बता के। तो अगर उनके पास जन कल्याणकारी मुद्दे नहीं है, ऐसा ही करेंगे। अगर इसमें भी सफल नहीं पाए तो ऐसा ना 19 वाला टेलर हमको देखने को मिले, पुलवामा जैसा कुछ भी। उसके लिए भी हम सभी इंडिया गठबंधन के साथियों को सजग रहना पड़ेगा कि जो पुलवामा जैसा कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटित हो पाए। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। अरविंद खोखर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो मैंने वही बात उठाई है आज कि क्या इस वक्त पे इन सब बातों का कोई औचित्य है। अभी तक ये बात हो रही थी कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, गठबंधन के पास कोई बात नहीं है, ये बीजेपी कहती आ रही थी। अब जब न्याय पत्र आ गया, जब आम आदमी पार्टी की 6 गारंटियां आ गई, आज जब मुद्दे आ गए हैं एक कंपेयर करने के लिए, बात करने के लिए, बीजेपी का पूरा जो विजन है वो क्लियर है। उसके बावजूद अब बात मुस्लिम लीग पर चली गई कि इनका जो न्याय पत्र है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। क्या वाकई में मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहे, कंपेयर करना है, मुद्दों से कर लीजिए, है तो घूम फिर के वहीं आना है। इन सब बातों के, इन सब स्टेटमेंट्स के इस वक्त पे क्या मायने हैं? करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे टीएमसी के जो मित्र हैं उन्होंने भगवान राम के लिए चीज का संबोधन किया है कि भगवान राम चीज है। ये हम तो बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, भगवान राम हिंदुओं के लिए चीज नहीं, करोड़ों भारतीयों के लिए विदेश में, देश विदेश में रहने के लिए हमारे आराध्य हैं। और किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को भगवान राम के प्रति इस तरह के शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है उनसे गलती से ऐसा हुआ होगा, जानबूझकर बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अब बात मुद्दे ही करते हैं। देखिए, जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया कि मुस्लिम लीग है, देखिए राजनीति में जो है परसेप्शन से राजनीति चलती है। तो परसेप्शन होता है, और कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बन चुका है कि मुस्लिम परस्त पार्टी है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस ने जो 2014 और 2019 के चुनाव हारने के बाद जो कमेटी बनी है कांग्रेस में, इंटरनेशनल नेताओं ने भी माना है कि हमारे बारे में धारणाएं बन गई है। और मनमोहन सिंह का एक बयान तो इनके गले में चिपक ही चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। हालांकि कांग्रेस में सफाई देती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन तो चिपक चुका है वो। तो अब आज जिस तरह से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, इसमें 2 चीजें हैं जो बीजेपी के बड़े चुनावी मुद्दे हैं। तो देख, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है,
कांग्रेस के घोषणा पत्र में है पर्सनल लॉ को जो है, जो पर्सनल कानून है मुस्लिम के अल्पसंख्यकों के, उनको बिल्कुल यथावत उनसे वो बात करने की, सुरक्षा की बात की गई है। दूसरा जो मुद्दा है, इसमें पॉइंट ये रखा गया कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि बैंकों के अंदर एक स्पेशल ये प्रोविजन किया जाएगा कि मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को लोन मिल सके, उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। तो बीजेपी के लिए देखिए वो मुस्लिम लीग वाला जो मुद्दा है वो पर्सनल लॉ को लेकर बीजेपी उड़ गई है, और बीजेपी की जो इस टाइम जो परसेप्शन बनाने की जो उनकी जो मशीनरी है, जो उनके पास नेता है और जो उनके पास जो कैडर है, वो आसानी से बना भी देगी। लेकिन कांग्रेस या जो गठबंधन है, जिसको ये इंडिया गठबंधन और बीजेपी जिसको इंडी गठबंधन कहता है, वो चुनाव को लेकर के कितना सीरियस है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक उनकी एक ही बड़ी रैली हुई है जो दिल्ली में हुई थी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। चुनाव की घोषणा हुई लगभग 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जो इस टाइम मौजूदा है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि फिर से रिपीट कर रहे हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सब जगह रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस और जो बड़े गठबंधन के जो नेता हैं वो सब नदारद है। सिर्फ एक रैली अब तक हुई है। तो जो आज के दौर में प्रधानमंत्री ने बात कही है, प्रधानमंत्री ने जो पुराने जो परसेप्शन बना हुआ है, बीजेपी ने जो पूरा बीजेपी के कांग्रेस के बारे में जो परसेप्शन बनाया है कि मुस्लिम परस्त पार्टी है, उसको और धारणा को पुष्ट करने के लिए उन्होंने आरोप ये बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ये लगाया है। हालांकि ये बात नहीं, कांग्रेस के नेता या दूसरे नेता इस बात को नहीं जानते कि अब देश के एक खास वर्ग में जो है उनके प्रति इस तरह की धारणा बन रही है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अब रमजान ईद आने वाली है, लेकिन अब कोई भी बड़ा कांग्रेस का नेता किसी दूसरे बड़े दल का नेता कोई इफ्तारी देता हुआ टोपी पहन करके उनके साथ इफ्तारी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं तो पहले ये होड़ लग जाती थी कि जो मुसलमान होते हैं उनसे ज्यादा अपने आप को बड़ा मुसलमान दिखाने की होड़ लग जाती थी। गमछा टोपी पहन के इफ्तारी लगातार चलती रहती थी, रोजों में जाते थे बड़े नेता। लेकिन अब आप देखें कोई भी बड़ा नेता, विपक्षी दल का भी, वो भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उनको ये वो धारणा जो उनके बारे में बन चुकी है, अच्छी सही है गलत है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके बारे में धारणा बन चुकी है। तो मुस्लिम लीग वाली जो बात कही गई है, इसमें जो कहा गया है कि भाई जो मुसलमानों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए हम अलग ये प्रोविजन करेंगे, पर्सनल लॉ वाला, बीजेपी का ये चुनावी मुद्दा है। और दूसरा देखिए, कभी कभी होता है, एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। अभी कांग्रेस के एक सांसद है डीके राकेश, उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया को लेकर के अलग देश बनना चाहिए। उस पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो ये तो कहते हैं कि उनके साथ में, लेकिन उस सांसद के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। ठीक है, बीजेपी को ये मुद्दे थाली में सजा करके दे रहे। 10 साल की सरकार बीजेपी की चल चुकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता देश में राम राज्य आया नहीं है, ये समस्या नहीं है लोगों के सामने। लेकिन विपक्ष जो है, जो खास करके जो विपक्ष का एक ही चेहरा है, इंडिया गठबंधन का हो या इंडिया गठबंधन का हो, उसको वो जनता के सामने नहीं जा पा रहा है, वो रैलियां नहीं कर पा रहा है, जनता तक अपना कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो लगातार जो टीवी मीडिया पे छाए रहते हैं देश के प्रधानमंत्री, वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, मोबाइल से रैलियां कर रहे हैं, ऐप से रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस और बड़े जो नेता है, जो कांग्रेस के जो दूसरे सहयोगी दल है, वो कहाँ पर है? एक भी रैली नहीं कर पाए रामलीला मैदान की जो दिल्ली में जो हुई थी 31 मार्च को, उसको छोड़कर। तो इस दौर में अगर बीजेपी की रणनीति ये है कि कांग्रेस के ऊपर जितना हमला किया जाएगा वो बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, देश भर में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। और मुस्लिमों के बारे में भी इसके देखिए 2 रणनीति है बीजेपी की, जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करने की। एक तो मुसलमानों को ये बताने की, देखिए आज भी कोई पार्टी अगर तुम्हारे बारे में ज्यादा सोच रही है तो वो कांग्रेस ही है, ताकि जो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को इधर उधर जाता है वो भी थोड़ा बहुत इनकी तरफ आ जाए, तो उसमें भी डिवीजन हो जाए। और दूसरा ये है कि जो अपना जो हिंदू वोट बैंक है, या जो बीजेपी का अपना जो कार्टर बेस्ड वोट बैंक है, उसको और ज्यादा मजबूत करने की जो है। इसलिए बीजेपी लगातार, और खास करके देश के जो सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र इसलिए हमला किया। हालांकि जो मुस्लिम लीग वाली जो बात है, कांग्रेस को डिफेंड कर रही है, लेकिन इसमें जो दो मुख्य मुद्दे जो मैंने बताए हैं कि जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, ये अपना पुराना मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उन्होंने उत्तराखंड में इसको लागू भी किया है, समान नागरिक संहिता का। और उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात ये कही गई कि जो पर्सनल लॉ है उनके अंदर सुधार करेंगे, लेकिन बीजेपी का उसमें अपना उनको जो इंटरप्रिटेशन है बीजेपी का तरफ, उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस चाहती है कि इनके लॉ अलग रहेंगे, पर्सनल लॉ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जो कांग्रेस के सांसद ने बात की है वो कि भाई साउथ का जो हिस्सा है वो अलग होना चाहिए, उससे और बीजेपी को धारणा बनाने में बहुत आसानी मिल रही है। रणनीतिक रूप से बीजेपी बेहद आगे है। और देखिए लगातार एक इसमें आप जो रखिए, एक और आप ध्यान से बात देखिएगा, जो चुनावी जो फिलहाल जो चल रहा है, इसमें लगातार ये तो कही जा रही है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी इतने में सिमट जाएगी, लेकिन वो अपनी सीटें नहीं बता पा रहे हैं कि अपनी सीटें कितनी आ जाएंगी। उनका मतलब उनके पास अपना जो असेसमेंट है, उस असेसमेंट को लेकर के अगर उनके पास कोई जेन्युइन असेसमेंट है, उनके अपने दावे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार नहीं दे पाई है। समाजवादी पार्टी इनके सहयोगी दल है, जिनके साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, एक सीट से 3 बार बदल चुके हैं वो। तो जो रणनीतिक रूप से जो है, केवल टीवी मीडिया पर बैठ करके, ट्विटर पर बैठ करके देश का चुनाव नहीं जीता जा सकता, ना देश की धारणा बदली जा सकती है। उसके लिए सड़क पे लोगों के सामने जाना ही पड़ेगा, सड़क पे लोगों से जुड़ना ही पड़ेगा।
और वो विपक्ष इसमें पूरी तरह से फेल है। और जिसकी जो रणनीति को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए, ताकि उनका जो अपना कार्डर बेस्ड वोट है वो उनके साथ जुड़े और जो मुस्लिम वोट है उनमें भी थोड़ा बहुत बिखरा पाए। ठीक है, कोंड्रू पुष्पप्रिया जी कुछ कहना चाह रही है। मैम 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 सेकंड वापस आ रही हूँ आपके पास। खेमचंद जी बहुत सारी बातें देखिए यहाँ निकल कर आई हैं। मैंने कहा ना पुरानी बातों में जाएंगे बहुत वक्त हो जाएगा, लेकिन इस वक्त पे ठीक है, अच्छी बात है बीजेपी जिस तरह से चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ठीक है कुछ पॉइंट्स आपको मिले, उसमें से भी ये अच्छा है। एक खेल कहते हैं ना कि राजनीति है, गेम अच्छा है कि कहाँ से किस चीज़ की कमी को निकालना है और उसको एकदम खेल जाना है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसको हम यदि खींचेंगे तो दूसरे मुद्दों पर बात नहीं होगी। वैसा बोले तो माँ ये हम लोग नहीं निकाल रहे। देखिए हम खींच नहीं रहे, लेकिन हमें बताना भी जरूरी है। जिस तरीके से कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस उसको समग्र भारत के विकास का एक नींव बता रही है, तो हमें बताना जरूरी है कि वो नींव को खोदने का काम कर रहे हैं या नींव को वो डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनके प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूँ, बार बार डिबेट में चैलेंज करता हूँ, आप रोड मैप बताएं। आप कैसे 1 लाख रुपए सभी हाउस होल्ड को दे पाएंगे? आप एमएसपी की बात करते हैं, अच्छी बात है, आपको किसी भी स्टेट में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए? क्यों आपने पहले इम्प्लीमेंट नहीं की? क्यों आपने गारंटी नहीं दी? आप किसी विधानसभा में पास कर दो बिल कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली और पंजाब में पास कर दो, दिल्ली में तो ना के बराबर किसान रहते हैं, यहीं पे पास कर दो। तो कहना आसान है, ये सिर्फ और सिर्फ गॉसिप करने का काम कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इंश्योर किया है 150 से 250% जो कॉस्ट है किसान की, उस पर उसको मूल्य मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपए सरसों का रेट हुआ करता था, 6,000 रुपए क्विंटल है। 1200-1300 रुपए गेहूं का होता था, आज 2300 रुपए है। आज भूस का भी आप रेट देखेंगे, जो गेहूं का पूरा निकलता है उसका 700 से 800 रुपए क्विंटल है, जो 100-150 रुपए क्विंटल हुआ करता है या 200 रुपए क्विंटल हुआ करता था। अभी ये बातें करते, फिर हमने किसान की जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम किया है, हम उनके खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं, हम किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। अगर खेमचंद जी सब बातें एक तरफ, फिर भी किसान परेशान है क्या? फिर भी किसान परेशान नहीं है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, एमएसपी इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर काम क्यों नहीं हो पाता? ठीक है उनको बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है, लेकिन उस एमएसपी पे काम क्यों नहीं हो पाता? कुछ तो करें। क्यों वो एक मौका छोड़ के रखा है जिस पर बार बार बात होती है? प्रैक्टिकल में हम एमएसपी देखिए, हमने वॉल्यूम भी ज्यादा खरीदा है, हमने उसके दायरा को बढ़ाया है। गारंटी जो टेक्निकल गलत है। कानून बनाने पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल है, सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो एमएसपी का भाव है वो हम लोगों ने ग्राउंड पे उतारा है। आप देखिए हम जो कॉस्ट दे रहे हैं, तो वॉल्यूम जितना हम लोगों ने अभी एक्वायर किया है, गेहूं एक्वायर किया है, चावल एक्वायर किया है, चना एक्वायर किया है, या हमने चावल एक्वायर किया है, तो आप देखेंगे कई गुना ज्यादा किया है, मनी में भी किया है और वॉल्यूम में भी किया है। देखिए समाधान तब माना जाता है जब वाकई यदि अन्नदाता परेशान है और वो शांति से बातों को मानकर बैठ जाए, तो हमें समझ में आता है। यदि जनता किसी चीज को लेकर त्राहिमाम करेगी, कल को जनता सड़कों पर आ जाएगी, तो मुझे ये लगता है कि फिर जब तक उस मामले का निपटारा नहीं होगा तब तक हम नहीं मान सकते कि हाँ उसमें सफलता मिली है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको देखने और समझने की जरूरत है। हाँ कोंड्रू पुष्पप्रिया जी बोलिए, कुछ कह रही थी रमाकांत जिसके बाद। जो भैया ने कहा है किसानों के बारे में बीजेपी सरकार ने कुछ किया है, अभी हमारा तो प्लान नहीं है, रोड मैप नहीं है, हमारा जो वो प्रॉमिसेस है हम नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ऐसा कहना भी बहुत बड़ा गलती से कह रहा है। मोदी का कितना है, कितना फार्मर्स के पास में अपन का उनका काम देखा है। दिल्ली में रहते हुए भी इतना किसान, इतना वो लोग मर गए थे, इतना स्ट्राइक किए थे, उसमें कभी शामिल ही नहीं हुआ। अब एमएसपी के बातें भी उसमें रेट के में भी उन्होंने फाइनल नहीं किया। हमारा तेलंगाना में भी उन्होंने सरकार हमें रहते हुए भी उनको जो फसल बीमा में भी उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करने में फेल्यूर हो गया था, और उन्होंने सिस्टम को पूरा इलेक्शन का टाइम में आके जो पब्लिसिटी के लिए अभी देखो हर चैनल पे किसान को याद कर रहे, किसान के इतना करा उतना करा। अगर इतना उतना करे तो ये क्यों रैलियां चल रहा है? अभी वुमेन का इश्यूज देखे तो मणिपुर का सब्जेक्ट में कभी बात ही नहीं की है। देश अन्नदाता है। अभी तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज जो बनाना था सेंट्रल गवर्नमेंट,
अपन का भारत देश का बाउल ऑफ राइस बोलते हैं, बाउल ऑफ पूरा देश को खाना देने वाला बोलते हैं। तो इसमें मामले में पूरा ग्लोबल भी सप्लाई कर सकते हैं, उतना अपन का प्राउडली फील होना है। उसको लगाने के लिए जो गोदाम लगाना था वो नहीं लगा पा रहे, मगर फार्मरों को बोल रहा है उसको उगाना नहीं है, वो करना नहीं है, वो बंद करो। अरे भाई, जहाँ वो आता है वही वहां पर उगाएंगे। अब इन्हें बंद करने के बाद अभी देखो दाम कितना बढ़ गया। राइस का रेट मालूम है क्या? अभी 7,000 बैग है यहाँ पर। अब कॉमन पीपल भी खाने का चावल भी नहीं मिल रहा है लगातार। अभी भारत का राइस बोल के अभी मार्केट में ला रहा है, इतना दिन क्यों लाया नहीं? पब्लिक का रेट में जो भी हो, जो आम जनता में जीएसटी डाल दिया खाने के चीज में, मिल्क में, आखिर में जो स्मशान जो मरने के बाद जो ग्रेवयार्ड रहता है उसके ऊपर भी उन्होंने जीएसटी लगाया। ठीक है कोंडूरू पुष्पलीला जी, ठीक है। नहीं जी, नहीं, 1 मिनट मां। मुस्लिम लीग का मुद्दा, मुस्लिमों का मुद्दा, अगर मोदी जी अभी तक जो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं बहुत हो गया। अभी इस बार इनको जिताएंगे, देश को पूरा सत्यानाश कर देगा। किसी को अपन को नहीं छोड़ेंगे, ना महिलाओं को छोड़ेंगे नहीं, और बढ़ जाएगा। और जो डेमोक्रेसी सिस्टम निकाल देके मोदी का जो है ना, डेमोक्रेसी को किल करके इन्हों राजा बन जाएंगे। अभी जो मोदी मोदी कह रहे हैं लोग, मोदी मोदी नहीं है, पूरा पब्लिक का जो का सोशल मीडिया देखो, गोदी मीडिया जितना भी रहने दो, सोशल मीडिया में जाओ, बोलो हिम्मत है तो मंत्रियों को सामना करो बोलो। अभी जो स्मृति ईरानी बहुत बात करती थी वो सिलेंडर के बारे में, उस टाइम में डरना चाहिए थे। अब इतना रेटेड बन गया, रेट ज्यादा हो गया, उसके बारे में नहीं बात करती क्या औरतों थे? आज महिलाओं का समस्या के बारे में नहीं बात करती, उन्होंने बहुत जोर जोर से बात करती है। हमारा सरकार के बारे में, हमारा कांग्रेस के बारे में बात करने के ये लोगों तो लायक ही नहीं है। क्या किया है इन लोगों ने सैक्रिफाइस देश के लिए? ठीक है, क्या लाया? क्या रमाकांत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम ठीक है, 1 मिनट। कुछ नहीं करे, ये देश को पूरा बेच दे के अदानी के बारे में एक प्रेस मीट नहीं लगाया। अभी तक चोरों को पकड़ के नहीं लेके आएगा। ठीक है, चलिए रमाकांत जी अपनी बात रखिएगा। मैम बहुत गुस्से में हैं और समझ सकती हूँ। मैं बन गया जी, मैं भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था। इन्होंने कहा कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। देखिए 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने कहा था एमएसपी लागू करेंगे। किया क्या? 2014 के चुनाव में इन्होंने कहा था एमएसपी लागू करेंगे, नहीं किए। जब इनके मंत्री से, गृह मंत्री से पूछा गया किसान कर्ज माफी का आपने वादा किया था, तो इन्होंने कहा कि हमने कभी किसान कर्ज माफी की बात ही नहीं करी, हमने तो उद्योगपतियों के कर्ज माफी की बात करी थी, उनका कर्जा माफ करेंगे, किसानों का थोड़ी करेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सिर्फ लूटने का काम हुआ है। कभी भी अगर किसानों की फसलें खराब हुई हैं, ओला से, अतिवृष्टि से, सूखे से, पाले से, तो कभी किसी किसान को एक नए पैसे का भुगतान नहीं हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अगला इन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए सुविधाएं करी है, अच्छी सुविधाएं करी है भाई। 40 रुपए के डीजल को 100 रुपए में दे रहे हो आप, अच्छी सुविधाएं करी है। आप 300 रुपए की खाद का 3,000 रुपया वसूल रहे हो, डीएपी का, अच्छी सुविधाएं की है आपने किसानों की। कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। इन्होंने कहा कि किसानों की चिंता है। अरे ये वही पार्टी है जिसके राज्य गृह मंत्री का बेटा गाड़ी से कुचल के किसानों की हत्या कर देता है, किसानों को मार देता है, और ये कहते हैं हमको किसानों की चिंता है। किसानों की चिंता होती तो पूरे साल भर देश के किसान प्रधानमंत्री जी के इस 3 काले कानून के विरोध में खड़े नहीं रहते, शहादत नहीं देते। 750 किसानों की बलि लेने वाली ये पार्टी है, और ये कहती है किसानों की चिंता है इनको। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, बिजली मिलती नहीं है किसानों को। पानी पहुंचा दिया उन्होंने कहा। कहां पानी पहुंचा दिया भाई? हमको तो नहीं पता है, बतलाइए कौन कौन से जिले में, कौन कौन से गांव में पानी पहुंचा दिए? भाजपा प्रवक्ता ही बता सकते हैं, हमारी जानकारी में तो नहीं है। लोगों ने खुद का नलकूप खोद के, कुआं खोद के
और खुद ही पानी की व्यवस्था करी है। किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने उनकी जमीनें छीनने के लिए 3 काले कानून लाए थे। सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून लाए थे। और जहां तक ये बात कर रहे थे, बस मैं 15 सेकेंड में अपनी बात खत्म करूंगा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली और पंजाब में है, क्या किया वहां पर किसानों के लिए। मैं राखी जी आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, पिछले साल ओला गिरा था, मध्य प्रदेश में भी गिरा था, देश के अन्य जगहों पे भी गिरा था और पंजाब में भी ओला गिरा था। सब जगह के किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 दिन के भीतर 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पंजाब के किसानों को फसल खराब होने का हर्जाना देने का काम किया। यह आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर साल एक नई फसल को एमएसपी में जोड़ने का काम कर रही है पंजाब के अंदर। ये भाजपाइयों से सीखने की जरूरत नहीं है, जो कसम खा के बैठे हैं कि रात दिन झूठ बोलेंगे, ये बतलाएंगे हमको। ठीक है एहतेशाम जी, अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से। लेकिन एहतेशाम जी आवाज पहुंच रही है? तो पहले मैं मेरे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद, हाँ आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए। अरविंद जी बैठे हुए हैं, मैं मुआवजा चाहता हूं। मैंने जो अपनी बात कही थी कि राम के नाम में वो वोट मांग रही बीजेपी, मैंने राम तो समझ लिए सभी के दिलों में राज करने वाला, ठीक है ना। मेरा मतलब ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि राम के नाम पे, अरे भाई आप डेवलपमेंट के नाम पे आप वोट मांगिए, आप समझ लिए काम के नाम पे वोट मांगिए। आपने 2 करोड़ को कहा था कि लोगों को मैं रोजगार दूंगा, उसके नाम में आप करके दिखलाइए, फिर पूरी जनता आपके साथ में, पूरी कम्युनिटी आपके साथ में रहेगा। 15 लाख रुपया में आप किसी कम से कम 1 करोड़ लोगों को आप देके तब फिर आप अपनी बात रखेंगे। देखिए जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है। 2024 में इस तरह का कि आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी जो समझ लीजिए तो मतलब पूरे देश में विख्यात है, जो सिर्फ जुमले की बात करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी समझ लीजिए कि पूरा इतनी अवस्था खराब है कि बीजेपी के लोगो दिखला रहे हैं सारे लोगों को। बीजेपी के लोगों को किसी भी ध्यान में अब नहीं है। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा जो है रोटी कपड़ा मकान की बात करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जमीन जो है वो खो रही है और आने वाले 2024 में इनको जनता जो है सिरे से निकाल देगी। अच्छा, मैंने बहुत दिनों से चर्चाओं में 400 पार सुना, फिर 180 भी सुन लिया। मैं जानना चाहती हूँ गठबंधन जो है, जो अपने मुद्दों को और बातों को रखता है, उनके कितनी सीटें आएंगी? ये मुझे भी लगने लगा कि कुछ एक आकलन हो गठबंधन का। देखिए राखी जी, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करेगी। जनता ने भाजपा को लाया है, जनता भाजपा को हटाने का काम करेगी। ठीक है एहतेशाम जी, कोई आंकड़ा दे पाएंगे? बिल्कुल, कम से कम आप मान लीजिए हम लोगों का जो इंडिया के नाम से गठबंधन हो रहा है पूरे भारत में, तो हम लोग 300 डिजिट कम से कम लेके आएंगे, 300 के पार। अब की बार जो है मोदी सरकार जो है, भारत से सरकार इनकी जा रही है और इंडिया नाम का जो गठबंधन से अलायंस हुआ है वो तीसरी यहाँ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। चलिए अब मैं अगली चर्चा 300 पार और 400 पार वर्सेस 300 पार वाली करूंगी। खैर समय हो गया। रविंद्र प्रताप जी अपनी बात बहुत जल्दी से रखिएगा। देखिए मुख्य मुद्दा था कि मोदी जी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण क्यों कर रहे हैं। उसका विषय ये था कि उसमें किसी भी अपने मन से उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा 2014 का 2019 का संकल्प पत्र क्या था। उस संकल्प पत्र के कुछ मोटे मोटे बात मैं बता दूं। 15 लाख रुपए देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सीमांत किसानों को पेंशन देंगे, जमीन का डिजिटलाइजेशन करेंगे, सिंचित रकबा बढ़ाएंगे, गंगा जी को शुद्ध करेंगे। कुछ भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं भी उसी बात का समर्थन करता हूं कि हमारा इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटें लेके और किसी भी परिस्थिति में सरकार बनाएगा। चलिए, मुझे लगता है अब कितना किसका होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन इस वक्त पे मुझे लगता है मुद्दे बहुत, मोदी की बात और चीनी माल की कोई गारंटी नहीं है।
अब देखिए, गारंटी भी किसकी काम करेगी, किसके दावे काम करेंगे, ये तो जनता को निर्णय करना है, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगी। मैम, समय हो गया है, वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, नड्डा का बयान है और न्याय पत्र पर घमासान है, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे जो हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हों, इस न्याय पत्र में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को शामिल तो किया गया है। उसमें से एक पॉइंट निकाल लिया कि आपने मुस्लिम्स को देने की क्या बात करी है, कांग्रेस को एक उस जगह पे लाने की फिर से कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन मुझे लगता है देश की जनता समझदार है और इस वक्त पे प्लीज हिंदू मुस्लिम को छोड़कर यदि मुद्दों पर ही बात करेंगे, आप अपने अपने न्याय पत्र लाइए, घोषणा पत्र लाइए, गारंटियां लाइए, उन्हें कंपेयर करके बात करेंगे, तो मुझे लगता है जनता उसको बहुत अच्छे से समझेगी। इस तरह से बात करने से कुछ भी नहीं होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।